यह कहानी है राइस्टार की। उम्र बस 24 साल। वह एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ता था। कॉलेज दिखने में तो आलीशान था, पर वहां भीड़ कम थी। शायद यही वजह थी कि शांति और सुकून के बीच उसे अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास मिला। उसी क्लास में रिया भी पढ़ती थी। दोनों अक्सर साथ बैठते, नोट्स शेयर करते और छोटी छोटी बातों पर घंटों हंसा करते। हंसी मजाक में कब बातें दिल तक पहुंच गईं, उन्हें पता ही नहीं चला। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर खो गए कि अब उन्होंने साथ जीने मरने और शादी के सपने देखने शुरू कर दिए थे। लेकिन उनके घर वाले इस रिश्ते को कभी मंजूरी नहीं देते। राइस्टार दिखने में एकदम हैंडसम और नौजवान था, दिल का साफ, लेकिन उसकी जेब खाली थी। वह एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था, जहां 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। दूसरी तरफ रिया थी, हुस्न की मल्लिका, जिसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी। वह राइस्टार की दुनिया से बिल्कुल उलट एक बड़ी हवेली में रहती थी। उसके घर के बाहर करोड़ों की कारें खड़ी रहती थीं और नौकर चाकर बस एक इशारे का इंतजार करते थे। रिया के पापा शहर के नामी बिजनेसमैन थे, जिन्होंने अपनी बेटी को दुनिया की हर खुशी लाकर दी थी। आखिरकार दोनों ने एक बड़ा फैसला लिया, भागकर शादी करने का। एक अंधेरी रात जब उसके मम्मी पापा गहरी नींद में थे, तब रिया दबे पांव बिना किसी को बताए अपने घर से निकल गई। उसने पीछे मुड़कर अपने पिता की करोड़ों की संपत्ति और ऐशो आराम को नहीं देखा। उधर राइस्टार भी अपना सब कुछ छोड़ रिया से मिला। दोनों ने अपनी पढ़ाई, अपनी डिग्री और अपना शहर, सब कुछ हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया और वहां से निकलकर वे एक दूर अनजान शहर पहुंचे और वहां दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। कोई बैंड बाजा नहीं था, कोई बाराती नहीं थे, बस 2 दिल थे और अटूट विश्वास। शादी के बाद वे एक ऐसे छोटे से गांव में आ गए जहां की आबादी न के बराबर थी और उन्हें कोई पहचानने वाला नहीं था। राइस्टार ने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। कमरा टूटा फूटा था, लेकिन उस कमरे के कोने कोने में प्यार बसा था। दोनों खुशी से और प्यार से रहने लगे। पेट भरने के लिए राइस्टार ने पास ही के एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करना शुरू कर दिया। जिन हाथों में कभी कॉलेज की किताबें हुआ करती थीं, अब उन कंधों पर सीमेंट के भारी भारी थैले थे। शाम को जब वह थक हार कर घर लौटता, दोनों की जिंदगी अब गरीबी में थी, लेकिन उनके चेहरे पर वो सुकून था। दोनों एक ही थाली में खाना खाते। रिया उस सादे दाल चावल को भी ऐसे स्वाद से खाती। रिया ने भी घर की आर्थिक हालत संभालने के लिए एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर ली। तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन गुजारा कर लेते थे। उन दिनों गरीबी के बीच भी एक सुकून था, एक हंसी थी जो उस छोटे से कमरे को रोशन रखती थी। धीरे धीरे वक्त ने करवट ली और मुश्किलें पहाड़ जैसी खड़ी होने लगीं। किराया वक्त पर न दे पाने की वजह से मकान मालिक रोज उनके दरवाजे पर आकर तमाशा करने लगा। वह गंदी गालियां देता और घर खाली करने की धमकियां देता। राइस्टार अपनी बेबसी छुपाकर बस इतना ही कह पाता, साहब परसों पक्का। रिया, जो कभी महलों की राजकुमारी थी, अब इस बदहाली से थकने लगी थी। छोटी छोटी बातों पर वह राइस्टार के ऊपर बरस पड़ती। शादी के 2 साल बाद उनकी जिंदगी में एक नन्ही परी आई, जिसका नाम उन्होंने पायल रखा। राइस्टार के लिए पायल का चेहरा देखना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी, लेकिन उस नन्ही जान के आने के साथ ही जिम्मेदारियों का एक भारी पहाड़ उसके कंधों पर आ गिरा। राइस्टार अब खुद को पूरी तरह मशीन बना चुका था। कंस्ट्रक्शन साइट पर दिन भर बोरी ढोने के बाद वह रात में पास के जंगल में लकड़ियां काटता। नींद जैसे उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो गई थी। लेकिन अफसोस, राइस्टार की यह हाड़ तोड़ मेहनत भी रिया को खुश नहीं कर पा रही थी। रिया के चेहरे से वो पुरानी मुस्कान अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उन दोनों के बीच हर छोटी बात पर झगड़े होने लगे। गुस्से में रिया ने कहा, कब तक चलेगा ये सब? क्या इसी दिन के लिए मैंने अपना घर छोड़ा था? तुम्हारी ये मामूली कमाई अब हमारे खर्चों के लिए काफी नहीं है। मैं अपनी करोड़ों की संपत्ति छोड़कर तुम्हारे पास आ गई और तुम हो कि इन छोटे छोटे कामों में ही अटके हो। कुछ लाइफ में बड़ा करो। राइस्टार बस इतना ही कह पाता, रिया तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। तुम बस अपनी कंपनी में मन लगाकर काम करो, देखना एक दिन हमारा भी टाइम आएगा। लेकिन रिया अब उम्मीद खो चुकी थी। जिस कंपनी में रिया काम करती थी, उसका मालिक आदित्य, वह पढ़ा लिखा और बेहद अमीर था। वह कभी पैसे देकर, तो कभी एडवांस सैलरी के बहाने, तो कभी महंगे गिफ्ट्स देकर रिया का दिल जीतने लगा। रिया को भी अब आदित्य प्रभावित करने लगा। एक रात 12 बजे जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था,
रिया ने चुपके से आदित्य को फोन लगाया। आदित्य, मैं कुछ ही देर में भाग के तुम्हारे पास आने वाली हूँ, तो तैयार रहना। रिया ने एक पल के लिए भी अपनी मासूम बच्ची पायल और उस सच्चे इंसान राइस्टार के बारे में नहीं सोचा और वह चुपचाप अंधेरे में गायब हो गई। और रात के करीब 1 बजे दूसरे शहर में आदित्य के आलीशान बंगले पर जा पहुंची। रिया को देखकर आदित्य ने कहा, अरे वाह बेबी, मुझे सच में यकीन नहीं था कि तुम उस फटीचर को छोड़कर मेरे पास आ जाओगी। तुम्हारी ये खूबसूरती मेरे दिल को छू गई है। कहाँ तुम उस मामूली मजदूर के चक्कर में पड़ गई थी? अब से तुम यहीं रहोगी। रिया ने हंसते हुए जवाब दिया। अरे हाँ, मेरी किस्मत फूटी थी जो उस फकीचर के मुंह लग गई। काश मैं अपने मम्मी पापा की बात मान लेती। मुझ पर तो तुम जैसा लड़का सूट होता है। उसने प्यार जताते हुए कहा। तो फिर देर किस बात की, चलो ऊपर। दोनों सीढ़ियां चढ़कर आदित्य के बड़े से लग्जरी बेडरूम में जा पहुंचे। वहां पहुंचते ही रिया ने अपने कपड़े खोल दिए और बिस्तर पे आके आदित्य को एक अजीब सा इशारा करके अपने बदन को दिखाते हुए बिस्तर पर लेट गई। आदित्य उसके बदन को देखकर रुक नहीं पाया और उसके बदन पर चढ़ गया। अंदर से आवाजें आने लगीं। आह 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 आह। उधर गांव में थकान से चूर राइस्टार की आंख खुली, पर जैसे ही उसने बगल में देखा उसे बिस्तर खाली मिला। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। रिया कभी भी सुबह बिना बताए कहीं नहीं जाती थी। राइस्टार का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठने लगा। वह बदहवास होकर घर से बाहर निकला और अपनी नजरें गांव के चारों ओर दौड़ाने लगा। उसने चीख कर पुकारा, रिया, रिया, कहाँ हो तुम? पर जवाब में सिर्फ खामोशी थी। उसने आस पड़ोस के घरों में जाकर देखा। हर उस जगह गया जहां रिया जा सकती थी, लेकिन रिया का कोई अता पता नहीं था। रिया राइस्टार को छोड़ गई। दिन तेजी से बीते, हफ्ते गुजरे और फिर महीनों से होते हुए साल बीत गए, पर रिया कभी वापस नहीं आई। राइस्टार ने रिया को भूलकर अपनी पूरी दुनिया बेटी पायल के नाम कर दी। राइस्टार अब पायल के लिए पिता भी था और माँ भी। वह उसे अपनी गोद में सुलाता, लोरी सुनाता और माँ की तरह दुलार देता। पायल की जिंदगी संवारने और उसके स्कूल की फीस भरने के लिए राइस्टार मिस्त्री का काम करने लगा था। दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद जब वह रात को घर लौटता तो थका होने के बावजूद खुद बैठकर पायल को पढ़ाता। जहां राइस्टार काम करता था वहां के मजदूर अक्सर उसे देखकर बातें बनाते और मजाक उड़ाते। अरे राइस्टार, तू तो हम सबसे ज्यादा दुख झेल रहा है। तेरी बीवी तो तुझे छोड़ भाग गई। तू दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता? कम से कम कोई तो होगी जो घर संभालेगी और तेरी बेटी का ख्याल रख लेगी। भाइयों, कुछ भी कहो, शादी चाहे जिससे कर लो, पर अमीर लड़की से कभी मत करना, वरना देख लो राइस्टार जैसी हालत हो जाएगी। महलों की रानी को झोपड़ी में लाओगे तो वो भाग ही जाएगी ना। हाँ 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 हाँ। लेकिन राइस्टार एक फीकी मुस्कान के साथ जवाब देता, भाइयों, मैं अब भी जिंदा हूं और मेरे पास लड़ने की वजह है। मुझे बस अपनी बच्ची का ध्यान रखना है और उसे एक काबिल इंसान बनाना है। अब यही मेरी जिंदगी है और मेरा आखिरी मकसद भी। रही बात शादी की, तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं। वक्त तेजी से बीता और 2 महीनों बाद गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया। चुनाव का बिगुल बज चुका था। हर तरफ नारेबाजी हो रही थी और सरपंच बनने की होड़ मची थी। इस बार इलेक्शन में एक नया चेहरा उतरा था, ठाकुर। ठाकुर ने गांव के बीचों बीच भारी भीड़ इकट्ठा की और जोश भरे अंदाज में भाषण देना शुरू किया। वह बोला, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब? मैं पहली बार आपके गांव आया हूं और मेरा चुनाव चिन्ह कटोरा है। अगर आप मुझे भारी मतों से जिताकर इस गांव का सरपंच बनाते हैं तो वादा करता हूं कि आपको राशन के लिए कभी शहर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मैं हर हफ्ते आपको मुफ्त राशन दिलवाऊंगा। फ्री राशन का नाम सुनते ही गांव वालों की आंखें चमक उठीं। महंगाई और गरीबी से जूझ रहे लोगों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं था। नतीजा यह हुआ कि लोगों ने बढ़ चढ़कर ठाकुर को वोट दिए और वह भारी बहुमत से गांव का नया सरपंच चुन लिया गया। गांव में खुशियों का माहौल था, लेकिन लोगों की नजरें सिर्फ उस फ्री राशन पर टिकी थीं। ठाकुर ने भी अपने वादे के मुताबिक शहर से राशन के 2 बड़े ट्रक गांव के लिए रवाना कर दिए थे। ठाकुर ने अपना वादा बखूबी निभाया, लेकिन दूसरी तरफ सभी गांव के लोग अपनी अपनी बोरियां और झोले लेकर गांव के बाहर सड़क पर जमा हो गए। चिलचिलाती धूप में बूढ़े, बच्चे और जवान सब उस ट्रक का इंतजार कर रहे थे। सुबह से शाम ढल गई, लेकिन दूर दूर तक किसी ट्रक के पहियों की धूल उड़ती नहीं दिखी। इंतजार करते करते रात हो गई।
लोग भूख और प्यास से बेहाल हो चुके थे। धीरे धीरे लोगों की उम्मीद टूटने लगी और वे भूखे ही भारी कदमों से अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे। कुछ ही देर में वहां सन्नाटा पसर गया। गांव के कुछ लोगों के साथ गांव के जमींदार ने ठाकुर को फोन लगाया और कहा, सरपंच साहब, आपने वादा किया था कि राशन के ट्रक आज ही पहुंच जाएंगे। पूरा गांव दिन भर सड़क पर खड़ा रहा। रात हो चुकी है पर ट्रक का कहीं अता पता नहीं है। आखिर बात क्या है? सब लोग भूखे पेट ही सो गए हैं। फोन की दूसरी तरफ से ठाकुर ने थोड़ा मुंह बनाते हुए जवाब दिया, अरे भाई, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने अपने वादे के मुताबिक सुबह ही 2 बड़े ट्रक भरकर राशन रवाना कर दिए थे। हो सकता है रास्ते में कुछ दिक्कत हो गई हो। कल सुबह तक का इंतजार करो, ट्रक पक्का पहुंच जाएंगे। अगले दिन की दोपहर हो गई, लेकिन फ्री राशन वाले ट्रकों का नामो निशान नहीं था। लेकिन तभी गांव के बीचों बीच एक अजीब नजारा दिखा। जग्गू भाई नाम का एक आदमी अपनी एक छोटी ट्रक की ट्रॉली में चावल और गेहूं की बोरियां भरकर बेच रहा था। वहां लोगों की 2 लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थीं। हैरानी की बात यह थी कि जग्गू एक बोरी राशन के 7,000 रुपये वसूल रहा था, जो कि बाजार भाव से कहीं ज्यादा था। फिर भी लोग मरता क्या न करता वाली हालत में अपनी जमा पूंजी निकालकर वह महंगा राशन खरीदने पर मजबूर थे। इधर घर पर नन्ही पायल ने राइस्टार का हाथ पकड़कर कहा, पापा, घर में खाने को एक दाना भी नहीं बचा है। चावल गेहूं सब खत्म हो गए हैं। सुना है सरपंच साहब फ्री राशन बंटवा रहे हैं, आप जाकर ले आओ ना। राइस्टार की जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अपनी बेटी की भूख मिटाने की उम्मीद में वह घर से बाहर निकला। जब वह गांव के बीच पहुंचा और वहां ट्रक के पास भीड़ देखी तो उसे लगा शायद यही फ्री राशन मिल रहा है। उसने लाइन में लगे एक आदमी के कंधे पर हाथ रखा और उत्साह से पूछा, अरे भाई, क्या बात है, फ्री राशन बंटना शुरू हो गया क्या? आज तो मजा आ जाएगा। वह आदमी छिड़कर बोला, अरे घंटा, यहाँ कोई फ्री राशन वाशन नहीं मिल रहा है। वो ठाकुर गद्दार निकला। 2 दिन हो गए, अभी तक राशन नहीं पहुंचाया। लोग भूख से मर रहे हैं, इसलिए इस जग्गू भाई से 7-7 हजार देकर मजबूरी में ये थैले ले जाने पड़ रहे हैं। तुम भी इस फ्री के चक्कर में मत पड़ो। लेना है तो पैसे निकालो, वरना भूखे मरो। पता नहीं ये जग्गू भी अचानक कहां से टपक पड़ा है। 7,000 का रेट सुनकर राइस्टार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे दाल में कुछ काला लगा। वह वहां से सीधा भागा और ट्रेन पकड़कर शहर में सरपंच ठाकुर के बंगले पर जा पहुंचा। राइस्टार ने अंदर घुसते ही ठाकुर को ललकारा, वाह ठाकुर साहब, फ्री राशन का सपना दिखाकर सरपंच तो बन गए, लेकिन गांव वाले 2 दिन से भूखे मर रहे हैं। आपके राशन का कुछ अता पता नहीं है और गांव में जग्गू नाम का आदमी 10-10 हजार में बोरियां बेच रहा है। लोग लुट रहे हैं और आप यहां चैन से बैठे हैं। क्या माजरा है ये? ठाकुर ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, अरे भाई, मुझे सच में नहीं मालूम। मैंने वादे के मुताबिक 2 ट्रक शहर से रवाना किए थे, लेकिन वे गांव पहुंचे क्यों नहीं, ये मेरे लिए भी पहेली है। ड्राइवरों के फोन भी स्विच ऑफ आ रहे हैं। ये सुनकर राइस्टार को लगा कि शायद ठाकुर सच बोल रहा है। राइस्टार ने कहा, एक काम करो, तुम अभी एक और राशन से भरी ट्रक गांव के लिए निकालो और मुझे अपनी एक बाइक दो। मैं खुद इस ट्रक का पीछा करूंगा और पता लगाऊंगा कि आखिर ये ट्रक रास्ते में गायब कहां हो रहे हैं। ठाकुर ने तुरंत बात मान ली। उसने एक छोटी ट्रक को गांव की ओर रवाना किया। जैसे ही ट्रक गेट से बाहर निकला, राइस्टार ने बाइक स्टार्ट की, एक्सीलेटर घुमाया और एक जासूस की तरह उस ट्रक का पीछा करने लगा। उसे यकीन था कि आज वो इस राशन चोरी के खेल का पर्दाफाश कर देगा। रास्ते एकदम सुनसान थे और हवा की सरसराहट के बीच ट्रक और राइस्टार की बाइक तेजी से गांव की ओर बढ़ रहे थे। अब तक तो सब ठीक था, ट्रक में राशन भी सलामत था, लेकिन तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक जीप ट्रक के सामने आ खड़ी हुई। एक आदमी व्हाइट 444 ने ड्राइवर के सिर पर गन तान दी। मौत को सामने देखकर ड्राइवर ने वह ट्रक वहीं छोड़कर जान बचाकर भाग निकला। ठहाका मारते हुए ट्रक की स्टीयरिंग पर बैठ गया और उसे लेकर रफू चक्कर होने लगा। राइस्टार ने उसका पीछा करना जारी रखा। उसने समझ लिया था कि यह कोई मामूली चोरी नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश है। उसने अपनी बाइक की रफ्तार बढ़ाई और चुपके से ट्रक का पीछा करने लगा। लेकिन असली हैरानी तो तब हुई जब उसने देखा कि वह ट्रक कहीं और नहीं, बल्कि उसी गांव की ओर जा रहा है। ट्रक गांव के एक पुराने और सुनसान गोदाम के अंदर घुस गया। राइस्टार ने अपनी बाइक बाहर ही रोकी और दबे पांव गोदाम के पास से अंदर झांकने लगा। अंदर का नजारा देखकर उसका खून खौल उठा। वहां जग्गू भाई खड़ा था, जो गांव वालों को महंगा राशन बेच रहा था। व्हाइट 444 और जग्गू भाई आपस में हाथ मिला रहे थे।
राइस्टार को पूरा माजरा समझ आ गया। उसने मन ही मन कहा, तो यह है असली खेल। ठाकुर का भेजा हुआ फ्री राशन ये गुंडे आधे रास्ते में लूट लेते हैं और फिर उसी राशन को ऊंचे दामों पर गांव के गरीब लोगों को बेच देते हैं। आज इनका खेल खत्म करना होगा। राइस्टार ने एक धारदार कुल्हाड़ी उठाई और शेर की तरह दहाड़ते हुए सीधा गोदाम के अंदर घुस गया और एक ही वार में उसका सर धड़ से अलग कर दिया। जग्गू भाई को भी राइस्टार ने दर्दनाक मौत दी। दोनों गिड़गिड़ाते हुए मर गए। राइस्टार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आकर गोदाम की तलाशी ली और वहां छिपाई गई राशन की सैकड़ों बोरियां बरामद की। अगले दिन राइस्टार ने अपने हाथों से गांव के हर घर में मुफ्त राशन बंटवाया। गांव वालों को जब सच्चाई पता चली तो उनकी नजरों में राइस्टार किसी फरिश्ते से कम नहीं था। गांव वालों का विश्वास अब ठाकुर से उठ चुका था। उन्होंने एकजुट होकर राइस्टार से चुनाव लड़ने का आग्रह किया। भारी मतों से जीतकर राइस्टार उसी गांव का नया सरपंच बन गया। सरपंच बनते ही राइस्टार ने कसम खाई कि वह किसी और की बेटी को भूखा नहीं सोने देगा। अगले 2-3 सालों में राइस्टार ने गांव की सूरत ही बदल दी। उसने एक आधुनिक हॉस्पिटल बनवाया ताकि किसी को इलाज के लिए शहर न भागना पड़े। बुजुर्गों के सम्मान के लिए एक शानदार वृद्धाश्रम बनवाया। गांव के बच्चों के भविष्य के लिए एक बड़ा हाईटेक स्कूल बनवाया। वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि जो राइस्टार कभी मजदूरी करके पेट पालता था, आज वह करोड़ों की संपत्ति और गांव वालों के दिलों का मालिक बन गया था। उसकी बेटी पायल अब बड़ी और समझदार हो गई थी और वह गर्व से कह सकती थी कि उसके पिता इस गांव के सबसे ईमानदार और जांबाज इंसान हैं।